अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम साइकोलॉजी का एक और रिसर्च मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर नोट कर रहा है कि सैटरडे मॉर्निंग पर जब बच्चे ख़ास किस्म का कार्टून देख लेते हैं तो वो फिर एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। अब रिसर्चर के माइंड में यही आएगा कि बच्चे क्यों एग्रेसिव हो जाते हैं जब वो उस ख़ास किस्म के कार्टून को देख लेते हैं। एक बार जब रिसर्चर के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो वो फिर उसका आंसर चाहता है। अब वो रिसर्चर उस क्वेश्चन का आर्जी बयान देगा, आर्जी आंसर देगा, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो रिसर्चर ये हाइपोथेसाइज्ड करेगा कि चिल्ड्रन हु वॉच वायलेंट कार्टून्स विल बिकम मोर एग्रेसिव। इस हाइपोथेसिस में हमारे पास दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है। द फर्स्ट वन वेरिएबल इज़ वायलेंट कार्टून्स and the second variable is aggressive behavior। इसमें वायलेंट कार्टून्स काज करता है एग्रेसिव बिहेवियर को। वायलेंट कार्टून्स की वजह से बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। इसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड ठीक रहेगा ये डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का आंसर चाहते हैं। हम डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं या सिर्फ एक सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं। तो कौन सा मेथड ठीक रहेगा? यस, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्योंकि इस मेथड में हम काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में रिसर्चर उस वेरिएबल को चेंज करता है जिनके ख्याल में वो बिहेवियर में चेंज लाएगा, और इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको अनचेंज और कांस्टेंट रखा जाता है। और ये इसलिए अनचेंज और कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि अगर बिहेवियर में चेंज आएगा तो हमें पता होगा कि ये उस ख़ास पर्टिकुलर वेरिएबल की वजह से आया है। इस हाइपोथेसिस में वायलेंट कार्टून हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि एग्रेसिव बिहेवियर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जिस वेरिएबल को चेंज किया जाता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो कार्टून में हम वायलेंस को चेंज करेंगे तो इस वजह से इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के चाल चलन बिहेवियर इसको इफेक्ट नहीं कर सकते। अब जब हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट चेंज करेंगे और इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा पार्टिसिपेंट्स का, तो उस रिस्पॉन्स को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और इस डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया जा सकता है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है। इस हाइपोथेसिस में हमारे पास एग्रेसिव बिहेवियर डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये वायलेंट कार्टून से इफेक्ट हो रहा है। जब रिसर्चर इस डिपेंडेंट वेरिएबल को एग्रेसिव बिहेवियर को मेजर करेगा तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि एग्रेसिव बिहेवियर है क्या। उसे सबसे पहले उस एग्रेसिव बिहेवियर को डिफाइन करना होगा। उस एग्रेसिव बिहेवियर की डिफिनीशन को हम फिर ऑपरेशनल डिफिनीशन कहेंगे। तो ऑपरेशनल डिफिनीशन हमारे पास कुछ नेम्स, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने वेरिएबल्स को मेजर करते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब
एग्रेसिव बिहेवियर का ऑपरेशनल डिफिनीशन हमारे पास एक चेकलिस्ट होगा जिसमें कुछ स्पेसिफिक एक्शंस होंगे जैसे कि हिटिंग, पुशिंग एंड सो ऑन। जब बच्चे ये एक्शंस करेंगे तो ऑब्जर्वर चेकलिस्ट में उस एक्शंस को मार्क ऑफ करेगा। इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर सबसे पहले स्कूल्स का विज़िट करेगा और वहाँ पर जिस एज रेंज के बच्चों को वो स्टडी करना चाहता है उसको रैंडमली सेलेक्ट करेगा। रिसर्चर उन बच्चों को अपने स्टडी का पार्ट नहीं बनाएगा जो स्कूल नहीं जाते। यहाँ पर बच्चों की सिलेक्शन रिसर्चर क्यों रैंडमली करेगा, ज़रा सोचिए। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ नेचर के बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका मिल जाएगा और इससे एक्सट्रेनियस और इंटरफेयरिंग वेरिएबल्स भी कंट्रोल हो जाएंगे। इससे हम रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से जनरलाइज भी कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरीवन बाय नेचर एंड नर्चर आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब थ्रू रैंडम सिलेक्शन रिसर्चर ने एक ग्रुप बना दिया और ये भी प्रूफ हो गया कि वॉयलेंट कार्टून काज करता है एग्रेसिव बिहेवियर को। तो अब आप ही बताइए कि रिसर्चर ऐसे कैसे कह सकता है कि वॉयलेंट कार्टून ही काज करता है एग्रेसिव बिहेवियर को, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चों की नेचुरल एग्रेशन हो और ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे दिन में ख़ास वक्त में एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स भी हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके साथ क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस तरह की कंफ्यूजिंग कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक और ग्रुप लेना होगा जो कि हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। अब हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे और इसका इफेक्ट बिहेवियर पर देखेंगे, जबकि कंट्रोल ग्रुप में हम कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते और इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता बिहेवियर पर। कंट्रोल ग्रुप का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमें पता चल जाए कि इस कंफ्यूजिंग वेरिएबल्स का कोई इफ़ेक्ट है बिहेवियर पर या ये बिहेवियर जो इफ़ेक्ट हो रहा है ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल हैज़र्ड्स। अब रिसर्च मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। रैंडम सिलेक्शन और कंट्रोल ग्रुप्स को यूज़ करने के बावजूद भी एक रिसर्चर को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इन प्रॉब्लम्स में प्लासीबो इफ़ेक्ट और एक्सपेरिमेंटल इफ़ेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्लासीबो इफ़ेक्ट में पार्टिसिपेंट्स के अपने बिलीव्स, अपने एक्सपेक्टेशंस, उनके चाल चलन, उनके बिहेवियर पर गहरा असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू ड्रग है, सपोज कर ले कि वो जिन लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज़ है और वो पेशेंट्स अपने अर्ली स्टेजेस में है तो उनकी मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए वो ड्रग यूज़ की जाती है। रिसर्चर अब इस ड्रग को टेस्ट करना चाहेगा कि वाकई ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है, तो इसके लिए वो रिसर्चर उन लोगों का सैंपल लेगा जो बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेजेस में है और उस सैंपल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेगा, कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें एक ग्रुप को ड्रग देगा और उनकी मेमोरी को ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले
और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनको मेजर किया जाएगा। जिस ग्रुप को ड्रग दिया गया है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और जिस ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट, कोई ड्रग नहीं दी जाएगी तो वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा। गेटिंग और नॉट गेटिंग द ड्रग हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मेमोरी इम्प्रूवमेंट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब अगर रिसर्चर की ये फाइंडिंग आ जाए कि ड्रग ग्रुप की मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है नॉन ड्रग ग्रुप से, तो क्या वो कह सकते हैं कि ड्रग ही की वजह से मेमोरी इम्प्रूव हो गई है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका बिलीफ हो कि ड्रग ही मेमोरी में इम्प्रूवमेंट लाता है और इस बिलीफ की वजह से वो अपना ज़्यादा एफर्ट करते हो। तो इस तरह के बिलीफ्स जो हमें ग्रेटर एफर्ट की तरफ ले जाए, इसको हम प्लासीबो इफ़ेक्ट कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो एक्सपेरिमेंटल मेथड में आ सकती है, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल इफ़ेक्ट। इसमें एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशंस पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्स पैटर्न में चेंज लाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटर वो देखता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं और उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर एक रिसर्चर डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर रहा है तो उनके बॉडी लैंग्वेज से, उसके वॉइस के टोन से और इवन उसके आई कांटेक्ट वगैरह से पार्टिसिपेंट्स को क्लू मिल सकता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटर ऐसा जानबूझकर नहीं करता, लेकिन ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अल्जाइमर पेशेंट है, वो एक्सपेरिमेंटर ऑफिस में अपना दूसरा मेमोरी टेस्ट ड्रग को यूज़ करने के बाद दे रहा है, तो एक्सपेरिमेंटर आपको और आप जो आंसर कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है और एक्सपेरिमेंटर की यह एक्सपेक्टेशन आपसे यही होगी कि ये आपका सेकेंड टाइम है और आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे और उस पेशेंट को यहाँ पर ये फीलिंग्स भी आएगी कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पर पेशेंट अपनी ओर एफर्ट करेगा, अपनी ओर कोशिश करेगा और जो भी इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो उसकी अपनी ही एफर्ट की वजह से आएगी, ड्रग की वजह से नहीं आएगी। तो प्लासीबो इफेक्ट में पार्टिसिपेंट्स के एक्सपेक्टेशंस उनके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटर के एक्सपेक्टेशंस पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं और कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और इसमें हमारे पास प्लासीबो और एक्सपेरिमेंटल इफ़ेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड।